नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से। आज की इस कड़ी में जहाँ पर हम लोग साइंस का, विज्ञान का चर्चा कर रहे हैं, वो कि एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। और आज एनसीईआरटी 6th क्लास के एनसीईआरटी का कवर करेंगे हम लोग। 6th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है, चैप्टर नंबर 1 है भोजन यह कहाँ से आता है। आपको 6th क्लास के एनसीईआरटी में अभी जो एनसीईआरटी रिलीज हुआ है, इससे पहले वाला एडिशन में ये आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग वहीं से इसको कवर करेंगे, क्योंकि बीपीएससी में जो भी साइंस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बेसिक प्रश्न है, और उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो काफ़ी है। तो चलिए ज़्यादा कुछ बोलते हुए, कल के जो करंट अफेयर्स का वीडियो आया था उसमें हम इसके बारे में अनाउंसमेंट किए थे और बताए थे कि ये सीरीज कैसे कैसे चलेगा। तो इसकी चर्चा ना करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं। आप, आशा है कि आप वो वीडियो देखे ही होंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा भोजन यह कहाँ से आता है। देखिए, हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और जो वो कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए आवश्यक है, हम सिर्फ वही फैक्ट आपको यहाँ पर बताएंगे और वही समझाएंगे। आशा आपसे एक गुजारिश है, आपसे उम्मीद है मेरी कि आप वापस से एक बार ये वीडियो देखने के बाद किताब को दोबारा पलटेंगे और उसको पढ़ेंगे, पढ़ के देखेंगे। एक बार आप खाली थॉरोली रिवीजन कर लेंगे, उस बुक को रिवीजन के तौर पर उसको एक बार पढ़ते चलेंगे। चाहे तो यहाँ से जो जो बोला जा रहा है उसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये है भोजन यह कहाँ से आता है। जब भोजन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर भोजन में हम जो खाते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, जगत दो में है, जगत में दो है, एक है पादप और एक है जंतु। ये दोनों की बात करेगा। और भोजन का सोर्स भी दो है, एक जो हम प्लांट से लेते हैं यानी कि जो पादप स्रोत है, और एक जो हम जंतु से लेते हैं जो कि जंतु स्रोत है। यानी कि पूरे अध्याय में, इस पूरे चैप्टर में हमें यही दोनों पर चीज़ें घूमती हुई दिखेगी, इसी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखेगी। तो क्रियाकलाप में कहता है कि विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करिए जो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वो विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो वो भी जानकारी करने का प्रयास करिए और अपने नोट करिए। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि विभिन्न राज्य में अलग अलग कुजीन होता है, खाने का अलग अलग प्रकार होता है, अलग अलग खाने का डिश होता है, और सबका खाने का डिश में एक यूनिकनेस है, उसमें अलग अलग मटेरियल शामिल होता है। हम खाना क्यों खाते हैं, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। हम खाना खाते हैं बहुत सारी चीज़ के लिए। हमारे बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मसल। हमारे बॉडी को किसी भी रोग से, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए क्या चाहिए, इम्यून सिस्टम, और वो चाहिए मजबूत, स्ट्रांग इम्यून सिस्टम। ठीक है। और हमें क्या चाहिए, फाइबर चाहिए। एनर्जी कौन देगा, एनर्जी हमें कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट देगा, और उसके अलावा फैट्स देगा। मसल बिल्डिंग कौन करेगा, मसल बिल्डिंग आपका प्रोटीन करेगा। इम्यून सिस्टम को मजबूत कौन करेगा, तो मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये दोनों करेगा। उसके बाद फाइबर आपको कौन देगा, तो सब्जी वगैरह देगा, जिसको रफेज भी कहा जाता है, रफेज फाइबर को कहते हैं। वो सब्जी वगैरह से आपको मिल जाएगा, सब्जी और फल से मिलेगा। यही सब चीज़ों को हम भोजन के संघटक और भोजन के स्रोत के रूप में खाते हैं। भोजन हम क्यों करते हैं, उसका कारण ये रहा। हमें भोजन से क्या कंपोनेंट्स मिलता है वो सारे यहाँ पर देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। पूछ रहा है भोजन यह कहाँ से आता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द है संघटक। संघटक क्या होता है, संघटक होता है किसी भी चीज़ों को बनने में, चाहे वो कोई खाद्य पदार्थ हो या कोई अन्य चीज़ हो, उसको बनने में क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, क्या क्या उसमें लगा है। जैसे कि अगर आप चावल बना रहे हैं तो चावल में क्या लगा है, एक तो चावल लगा है धान से जो निकला हुआ है, एक पानी लगा है। और ये दोनों क्या हो गया, उसको कच्चे सामग्री भी उसको कह सकते हैं, जिसको बनाने में जो जो रॉ मटेरियल लगता है, जिन जिन चीज़ों का प्रयोग होता है, उसको हम कच्चे सामग्री भी कह सकते हैं या तो उसका संघटक भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक उदाहरण देके समझाया है कि सब्जी बनाने के लिए आपको कच्ची सब्जी लगता है, नमक लगता है, मसाला है, तेल है, इत्यादि आपको आवश्यकता होती है। तो ये हो गया संघटक। संघटक मतलब कोई भी चीज़ अगर बना हुआ है, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ये वही उसका क्या है, संघटक है। संघटक को हम दूसरी भाषा में क्या कर सकते हैं, कच्चे माल, क्या कर सकते हैं, कच्चे माल। इससे ज़्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता थी नहीं, इससे ज़्यादा जानने की। अब आपका अगला जो आपको बताता है खाद्य सामग्री जो हम खा रहे हैं और उसके स्रोत क्या है। जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, कुछ यहाँ पर फ्रूट्स है, ये क्या है, ये दाल है,
पल्सेस है, और ये यहाँ पर क्या है, एग है। तो खाद्य सामग्री में उसी के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ खाद्य सामग्री इधर दिखाया गया है, जैसे फल है, सब्जी है। इसके स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है कि ये कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। इसका स्रोत का बहुत आसानी है इसके स्रोत का पता लगाना, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उसके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी, जिससे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। इसलिए ये तो पता करना बहुत आसान है कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, या तो अन्न पदार्थ है, जो अन्न हम लोग खाते हैं, वो कहाँ से मिलता है, फल सब्जी कहाँ से मिलता है। तो ये सब तो हम जानते हैं कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध हो गया, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आदि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतु से। यहाँ पर हमें क्या पता चला? खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। स्रोत कितने प्रकार का हो गया? एक तो हो गया जी प्लांट, और दूसरा हो गया जी जंतु। तो हमें दो प्रकार से भोजन हमें मिलता है, दो स्रोत से मिलता है, एक प्लांट बेस्ड और एक एनिमल बेस्ड यानी कि जंतुओं से। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर कर इस सारणी को देख सकते हैं और इसमें लगे कच्ची सामग्री और उसके स्रोत को लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका मेंटल एक्सरसाइज करने का एक तरीका है, ताकि आपका दिमाग इन सब चीज़ों में दौड़े और आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो और मजबूत हो। जैसे कि चावल बताया कहाँ से आता है? पौधा, जो कि क्या है? पादप है। उड़द की दाल कहाँ से आता है? पौधा, जो कि पादप है। नमक कहाँ से आता है? जल से। ठीक है, जल ये कहाँ से आता है? बेसिकली ये सब चीज़ें जो आपको देख रहे हैं, ये सब जल है, पादप है, या ये सब जंतु से आ रहा है। ठीक है, तो नमक और जल ये भी कहीं ना कहीं किसका स्रोत है? पादप का स्रोत है। चिकन करी, चिकन करी में चिकन हो गया, मसाला, तेल या घी या जल, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये जल को रॉ मटेरियल या तो आप नेचुरल रिसोर्स में रख सकते हैं, प्राकृतिक में रख सकते हैं। तो इधर आपको बताना है जंतु का है या पौधे या जंतु से बना है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। खीर में इसी तरीके से बताया, तो आप लोग चाहे तो इसका रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आते हैं क्रियाकलाप 3। हम वीडियो को लेकर जा रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये 6th क्लास का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट की चीज़ें मिलेगी नहीं जिसको आपको याद करना है। बस आपको थोड़ा सा भोजन जो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी चाहिए, और 6th लेवल पर आपको सामान्य जानकारी की ही आपसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि ये बच्चों को पढ़ाना है। इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ें है नहीं जिसको समझाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए इसको हम फास्ट फास्ट लेकर चलेंगे, जहाँ पर अगर हमें लगेगा कि यहाँ पर समझाने की आवश्यकता है उसको ज़रूर समझाएंगे। तो जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा ये सब हम देख चुके हैं, ये सब मिल रहा है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर या दही आदि का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? बिल्कुल, गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, ये सब का नाम लिख दिया। बकरी दूध देती है, और बहुत सारे प्रजाति दूध देती है, ऊँट दूध देती है। तो सब अनेक अनेक प्रकार का हो गया। अब आगे, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में आप पौधे का कौन कौन से भाग का उपयोग करते हैं? ठीक है, और जंतु का कौन कौन सा उत्पाद का उपयोग करते हैं? ठीक है, जैसे कि एक पेड़ हो गया जिसका आप पत्ती खाते होंगे, जैसे साग। साग में आप ले लीजिए, या तो ले लीजिए आप पालक को, या तो आप ले लीजिए कोई भी साग ले लीजिए जो कि चलता है, सरसों का साग ले लीजिए। ये दोनों का हम क्या खाते हैं? पत्ती। ठीक है, साग में। उसी अनुसार कुछ पौधे को फल का भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि सेब ले लीजिए, जैसे कि आप चावल ले लीजिए। ये सभी का हम क्या खा रहे हैं? फल खा रहे हैं। कुछ का हम बीज खाते हैं भोजन के रूप में, कुछ का हम बीज खाते हैं भोजन के रूप में, जैसे सरसों, सरसों का बीज का हम लोग खाते हैं, मसाला का बीज हम लोग खाते हैं। ठीक है, जैसे कि चिया सीड्स, आगे और बढ़िए थोड़ा सा, पम्पकिन सीड्स, ये सब को हम क्या खाते हैं? बीज के रूप में। कुछ का हम लोग जड़ खाते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, ये सब का हम जड़ खाते हैं। तो हम कभी कभी पुष्प का भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप किसी किसी भी पुष्प का, जैसे आप फुलौड़ी बनाकर खाते हैं, बिहार में उसको फुलौड़ी कहते हैं, पकौड़ी भी उसको कहा जाता है। वो पुष्प का बना करके खाया जाता है, किसी किसी फूल का जो खाद्य योग होता है। यहाँ पर एक बच्ची है पहली, जो कि जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा का और भी कोई स्रोत है क्या? और अगर स्रोत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और पहली के इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या पौधे और जंतु के अलावा भी हमारा कोई स्रोत है पौधे का, यानी कि हमारे भोजन का। उसके बाद
यहाँ पर वही चीज़ समझाया गया है जो आपके पिछले में था कि भोजन रूप में पौधे के कौन कौन से भाग खाए जाते हैं। वहीं पर यहाँ बता रहा है कि कुछ पौधे हैं जिनको 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों का बीज लिया है, जो कि हमें तेल भी प्राप्त होता है जिससे, और उसके पत्तियों का उपयोग करके हम साग भी बनाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से आपको केला का पूछा है कि केले के विभिन्न भागों में आप क्या सोच सकते हैं कि उनका क्या काम लेते हैं। जैसे कि केला अगर कच्चा हो तो उसका फल हम लोग भुजिया भी बनाते हैं, उसका सब्जी भी बहुत लोग बनाते हैं। केला का फूल का जो है वो पकौड़ा बनता है, केला का फूल का। उसी प्रकार से केला का हम लोग अति खाते ही हैं, फल खाते ही हैं उसका। और भी कोई लोग कोई चीज़ खा सकते हैं केला का। आपके रीजन में अगर कुछ आपके क्षेत्र में बनाया जाता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, उसी अनुसार हमको दो चीज़ दिखाया गया है, दो चीज़ बताया गया है जिसकी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। एक चीज़ आपको बताया गया है अंकुरित बीज के बारे में। ये बेसिकली छोटा बच्चा है, 6th क्लास का है, इसलिए उसको बताया गया कि अंकुरित क्या होता है। आप किसी चीज़ में नमी देंगे, नमी देने के साथ वो चीज़, वो जो बीज है वो अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएगी, वो पौधे में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसका प्रथम भाग आपको अंकुरित दिखता है। अंकुर होने से इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज़्यादा आता है, पोषक तत्व ज़्यादा हो जाते हैं, इस कारण से इसको लोग अंकुरित करके खाते हैं। उसके बाद आपको शहद के बारे में बताया गया कि आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है। तो आपको बताया गया है कि मकरंद जो होता है, फूल का जो मकरंद होता है, यानी कि फूल का जो पत्ती होता है, कली होता है फूल पर, फूल की पंखुड़ियों पर बैठ के उसके अंदर जो रस होता है जिसको मकरंद कहते हैं, उसको मधुमक्खी चूसती है और अपने छत्ते में उसको भंडारित करती है, अपने छत्ते में उसको सहेज के रखती है। उसी को आप क्या करते हैं, उसी को आप शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब आपका अगला है सेगमेंट है जिसमें बताया गया है जंतु क्या खाते हैं। ठीक है। आपके घर में बहुत सारे आप जंतु को देखे होंगे, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, बकरी है। आपको जानकारी तो होगी ही कि ये क्या खाता है। कुछ जंतु को आप देखे होंगे जो पालतू है, कुछ जंतु को देखे होंगे जो जंगली है। ये दोनों के बारे में आप इस स्तर पर हैं कि आपको पता है कि क्या क्या खाते हैं। जैसे कि क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? अगर देखा है तो आप बताइए कि कौन कौन से खाना वो लोग खाते हैं। आप चाहे तो वीडियो रोक करके, अगर आपका पास फुर्सत है और मेंटल एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये सब को बताइए और सोचने का प्रयास करिए, और इधर भरिए अपने मन से कि क्या क्या भरा सकता है, क्या क्या वो खा सकता है, क्या क्या खाते हुए आप उसको देखे हैं। अब आइए क्रियाकलाप 7 में। क्रियाकलाप 7 आपको कुछ और नहीं जब बल्कि बता रहा है कि कोई भी जीव या जंतु कितने प्रकार से भोजन प्राप्त करता है, और उसके आधार पर उसको 3 भाग में बांटा गया है जिसको कहते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। वो है बेसिकली कि आप किस स्रोत से भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सिर्फ प्लांट वेस्ट खाते हैं, जैसे अब तो, पहले तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी था, अब इधर बहुत चीज़ आ गया है, एगेटेरियन, ये था वेजिटेरियन, ये है नॉन वेजिटेरियन। अब आ गया है एगेटेरियन। सर्वाहारी बेसिकली अपने आप को नॉन वेज में ही रखते हैं, क्योंकि जो मांस खाते हैं, मनुष्य जैसे हम लोग हो गए, जो मांस खाते हैं वो बेसिकली अवश्य वो शाकाहारी वाला चीज़ खाते ही होंगे, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, इसलिए। अब आ गया है नया नया टर्म आ गया है, एगिटेरियन आ गया है, अब नया टर्म है वीगन आ गया है। तो ये सब नए नए टर्म हैं जो कि लोग वीगन में, लोग वीगन उनको कहा जाता है जो कि लोग दुग्ध उत्पादन नहीं खाते हैं, जो डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट है उसको नहीं खाते हैं, उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। वो उसको मानते हैं कि वो एनिमल क्रुएल्टी का भाग है, वो पशुओं पर अत्याचार का भाग है। क्योंकि आप किसी दूध से उसको ज़बरदस्ती उसका दूध निकाल रहे हैं, किसी भी भैंस, गाय या कोई भी जो जंतु आपको दूध देता है उससे आप दूध निकाल रहे हैं, तो चूँकि वो उनके बच्चे के लिए है और आप उनको निकाल करके बेच रहे हैं, तो ये उन पर एनिमल क्रुएल्टी है, उन पर आप अत्याचार कर रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि जैसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गाय जो होती है या तो बहुत सारे भैंस होती है, उसको ज़्यादा दूध देने के लिए उसको कुछ कुछ खिलाया जाता है, न्यूट्रिएंट दिया जाता है। उसके बाद उसको ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो अधिक दूध दे दे, और वो समय पर कम से कम वो दिन में 2 बार दूध दे दे। वो इस ऑक्सीटोसिन नामक हथी से किया जाता है, इंजेक्शन से किया जाता है, जो कि गाय या भैंस जो भी दूध देने वाले जानवर हैं उनके अंदर एक हार्मोन रिलीज करता है, जिस कारण से उनसे अधिक समय तक, कम समय में, एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार उनका दूध निकाला जा सके, जिस कारण से उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। शरीर पर प्रभाव पड़ता है, वो कमज़ोर होते हैं, उनको दिक्कत होता है, इसलिए
वीगन लोग मानते हैं कि एनिमल के साथ क्रुएल्टी हो रही है दूध के आधार पर, इसलिए डेरिवेट्स जितना भी प्रोडक्ट है, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, या तो कोई भी मक्खन हो गया, घी हो गया, ये सब नहीं खाते हैं, तो इनको वीगन कहा जाता है। जैसे कि तो क्या खाते हैं, जैसे कि अब ये लोग आलमंड मिल्क लेने लगे हैं, ठीक है, अब ये लोग सोया मिल्क लेने लगे हैं, अनेक अनेक प्रकार का मिल्क, जैसे दूध का ये लोग लेने लगे हैं, दूध को पीस करके, सॉरी दूध बोल रहे हैं, बादाम लेने लगे हैं, बादाम को पीस करके ये लोग उसका दूध बनाते हैं, उसके अथी को, रस को गार करके, और सोया मिल्क में भी कुछ उसी तरीके से उसको बनाया जाता है। तो ये लोग इस तरह से अपना अपना भोजन आजकल ग्रहण करते हैं और लेते हैं। 1 मिनट दीजिए, इसको मिटा लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक तो नया नया टर्म आ गया, तभी हम शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी को डिस्कस कर रहे हैं। शाकाहारी वो हैं जो सिर्फ प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ पादप को खाते हैं, मतलब बेसिकली पेड़ पौधा उनसे जो प्राप्त हुए फल वगैरह है सिर्फ वो खाते हैं। मांसाहारी वो हैं जो जंतु खाते हैं, जो क्या खाते हैं, सिर्फ जंतु खाते हैं, वो शाकाहारी पदार्थ को नहीं करते। जैसे गाय को कभी आप मांस खाते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो शाकाहारी है। भैंस को आप कभी मांस खाते हुए नहीं देखेंगे, बकरी को आप कभी मांस खाते हुए नहीं देखेंगे, ये सब शाकाहारी है। मांसाहारी में शेर को आप कभी घास खाते नहीं देखेंगे। अगर कभी कभी दिख जाए सिनारियो उल्टा हो, अगर अगर उसको कुछ पच ना रहा हो, इस कारण से अगर घास खाते दिखे, तो वो थोड़ा मोड़ा वो अपोजिट है, अपवाद है, क्योंकि वो उसका रेगुलर मील नहीं है, रेगुलर तौर पर वो मांसाहारी मांस का ही सेवन कर रहा है, इसलिए उसको मांसाहारी के कैटेगरी में रहते हैं। अगर आपके दिमाग में सवाल उठ रहा हो कि हम कभी कभी कोई भी रील वगैरह में या शॉर्ट वगैरह में शेर को घास खाते देखें, तो वो बात ही अलग हो जाती है, वो सिनारियो अलग है, वो उसका डेली का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि शेर में भी एक मूवमेंट चल गया कि अब हम जंतु को नहीं खाएंगे, अब हम सिर्फ घास फूस खाएंगे, तो ऐसा बात नहीं है। वो शेर वो घास कभी कभी खा लिया, उसका डेली का मील नहीं है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते कि वो शाकाहारी है वो मांसाहारी, क्योंकि उसका प्रतिदिन का उत्पाद, प्रतिदिन का भोजन उसका मांसाहार है। तो शेर हो गया, बाघ हो गया, और भी कोई जंगली जीव है उसको इसमें रख सकते हैं। सर्वाहारी हो गया जो दोनों खा सकता है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों। कौवा हो गया, चूहा दोनों खा लेता है, चूहा मांस प्रोडक्ट भी शायद खाता है और ये भी खाता है, चिड़िया वगैरह भी करती है, और साथ में हम ही लोग हैं सबसे बड़ा सर्वाहारी। तो ये चीज़ को समझाने के लिए आपके सामने क्रियाकलाप साथ रखा गया था कि मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी क्या है। तो आपसे अगर पूछे ये तीनों क्या है, तो आप बताइए कि जिस स्रोत से हम भोजन को प्राप्त करते हैं उनके आधार पर खाने वाले व्यक्ति को 3 भागों में बांटा गया है, खाने वाले कुछ भी जीव को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर के अंत में पे हैं, पड़ाव अंत है हमारा, क्योंकि पहला चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको कुछ बताया नहीं था, 2-3 ही फैक्ट मेन था, उसको बहुत ज़्यादा आपको लिखने या रटने की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो आप समझ गए होंगे कि भोजन कहाँ से आता है। जैसे कि आप समझे कि एक प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट से भोजन आता है, ऊपर से आप समझे कि एक जंतु स्रोत होता है, उसमें आप समझे कि एक दूध उत्पादन होता है, फिर आपने समझा अंकुरित क्या होता है, फिर आपने एक रिकैप लिया, तो आपने फिर समझा कि मकरंद से कैसे शहद बनता है। यही सब बेसिकली आप चीज़ हमने देखे हैं। फिर हमने देखा कि प्लांट का या कोई भी चीज़ का हम एक से अधिक भाग को हम खा सकते हैं। तो यही सब चीज़ हमने इस वीडियो में, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने देखा, इससे ज़्यादा कुछ इसमें बनाने का था नहीं। तो यही बता रहा है कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। इन्हीं के लिए चला था ग्रीन हरित क्रांति, बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति जो चला था, इसी के लिए चला था। हाइब्रिड प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया था। पहले जो हमारे पास जो श्री अन्न जिनको कहते हैं हम लोग, ग्रेनरी, वो बाजरा वगैरह जो है, मिलेट प्रोडक्ट जो है, मिलेट जो है, जिनको हम श्री अन्न भी कहते हैं, पहले वो सब चलता था, लेकिन उनका उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर नहीं होता था और ना ही उनकी उत्पादकता बहुत अधिक थी, जिस कारण से हम लोग वो बहुत लंबे समय तक या तो बहुत अधिक बड़े जनसंख्या को कंज्यूम करने के लिए, उनको पेट भरने के लिए ये काफ़ी नहीं था। तब जा कर के हमने बीज जो था, उस बीज में हमने क्या किया, उसका जीन एडिटिंग किया। जीन एडिटिंग के माध्यम से, हर एक चीज़ का एक अपना जीन होता है, उसका अपना एक
कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको चेंज किया गया और चेंज करने के बाद उसकी उत्पादकता को बढ़ाई गई, वही हाइब्रिड है। अभी आप जीन एडिटिंग में क्या देखते हैं, कुछ ऐसे ऐसे गाय या भैंस बनाए गए हैं, कुछ ऐसे ऐसे गाय भैंस और कुछ दुधारू एनिमल बनाए गए हैं, दुधारू पशु बनाए गए हैं, जिनकी दूध देने की क्षमता बहुत अधिक है, दूध देने की क्षमता उनका बहुत अधिक है, तो वो उनके जीन एडिटिंग के माध्यम से किया गया है। तो जिनके द्वारा देश में खाद्य अधिक उत्पादन किया जा सकता है, यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। यानी कि ये बात कर रहा है चेन डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम का, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक व्यक्ति यानी अंतिम पैदान के व्यक्ति तक भी पर्याप्त खाना पहुँच जाए। अभी आप सुनते होंगे पीडीएस सिस्टम का नाम, क्या सुनते हैं, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, गरीब व्यक्ति जो बीपीएल है वो भी और भी व्यक्ति को मुफ्त में, अभी फिलहाल तो मुफ्त में ही, मुफ्त में अन्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, मुफ्त में अन्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीब ना सोए। ठीक है, तो इसलिए हमें अन्न उपलब्ध करवाया सकता है। यहाँ पर हम उस चीज़ को लिख सकते हैं या तो समझ सकते हैं कि हमने ऐसा करने में हम लोग सफल हो चुके हैं। लगभग 80 करोड़ व्यक्ति अभी तक ऐसे हैं भारत में जिन तक ये योजना का लाभ पहुंच रहा है, यानी हम लोग सफल हो चुके हैं, जो कि आसानी से अंतिम पायदान के व्यक्ति तक हम लोग ये लाभ पहुंचा सके और उनमें हर एक व्यक्ति तक हम उनको खाना सुनिश्चित करवा सके। लेकिन ये बात था बच्चे के लिए, 6 क्लास के लिए। आप बच्चे हैं नहीं, आपके लिए क्या बात है। अब हम लोग क्वालिटी पर ध्यान दीजिए कि खाना तो पहुंचा दिए, अन्न तो पहुंचा दिए, लेकिन क्या वो पोषण युक्त है। सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि क्या वो पोषण युक्त है। पोषण क्या क्या है, हम लोग भोजन किस लिए खाते हैं, आपको चैप्टर के शुरुआत में ही बताया कि हम लोग भोजन कार्ब्स के लिए खाते हैं, हम लोग भोजन प्रोटीन के लिए खाते हैं, हम लोग भोजन फैट्स के लिए खाते हैं, हम लोग भोजन विटामिन के लिए खाते हैं, हम लोग भोजन मिनरल्स के लिए खाते हैं। ठीक है, ये सब पोषण है, ये सब क्या है, पोषण है, जिसको हम पोषक तत्व कह सकते हैं। ये सब क्या है, पोषक तत्व है। ठीक है, और यही सब पोषक तत्व के लिए हम भोजन कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति के प्लेट में अगर ये सभी, एक मील में अगर ये सभी पोषक तत्व के पदार्थ शामिल हैं, किसी भी चीज़ को हम खाते क्यों हैं, यही चीज़ को लेने के लिए। हमारा बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके यही चीज़ हमारा बॉडी अब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स निकालता है, प्रोटीन निकालता है खाने से, फैट्स निकालता है, विटामिन निकालता है, मिनरल्स निकालता है, वो सब पोषक तत्व है। वही चीज़ को हमारा बॉडी ले रहा है, अब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब किसी जिस व्यक्ति के थाली में जितना जो सामान वो खाने के लिए रखे हैं, अगर उनमें ये सारे चीज़ों का स्रोत है, तब तो वो बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट। इसका कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जिसका कहते हैं संतुलित आहार। क्या कहते हैं, संतुलित आहार, संतुलित आहार ले रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ एक या दो जो होता है, अगर उसमें से एक या दो हो गया आप में नहीं है, तब आप क्या होंगे, तब आप होंगे माल न्यूट्रिएंट कहते हैं उसको। एक तो माल न्यूट्रिएंट नहीं होता, एक से एक दो जिसमें नहीं है वो अल्प पोषित कहलाते हैं उसको, अल्प पोषित। ठीक है, यानी कि वो पोषित है लेकिन थोड़ा सा उनमें कमी है, कुछ कुछ कमी, जैसे कि अगर वो विटामिन नहीं खा रहे हैं, मिनरल्स का कोई भी फूड नहीं खा रहे हैं, तब वो अल्प पोषण है। लेकिन अगर इन उनके थाली में इनमें से सारे अगर उन मौजूद नहीं है, तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति कुपोषित है। वो व्यक्ति क्या है, कुपोषित है। कुपोषण का परिभाषा ही यही है कि किसी व्यक्ति के अथी में सारे मिनरल्स अगर उपलब्ध नहीं है, सारे जो पोषक तत्व है, सारे जो मिनरल्स का सारे अगर न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है, तो वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। और कुपोषण के शिकार के लिए कुछ कैलोरीज भी देखा गया है, क्योंकि हम खाना खाते हैं कैलोरीज लेने के लिए, तो कुछ कैलोरीज भी डिसाइड किया गया है WHO के द्वारा, जिनको आप देख लेंगे कि शहरी क्षेत्र में महिला और पुरुष के लिए कितना कैलोरी है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना कैलोरी है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए, सामान्य कार्य के लिए कितना कैलोरी चाहिए, और जो हैवी काम कर रहे हैं उनके लिए कितना कैलोरी चाहिए। WHO के माध्यम से WHO इसको कैटेगराइज करता है। तो आपने इतना चीज़ देख लिया। अब आप इसी क्वालिटी पर फोकस करेंगे एज अधिकारी, एज ऑफिसर बनने के पद्धति में, ऑफिसर बनने के जो आप कतार में हैं, उनमें आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि हमने ये इंश्योर कर लिया, ये सुनिश्चित कर लिया कि प्रत्येक व्यक्ति तक हम खाना हम पहुंचा दें, प्रत्येक व्यक्ति का पेट पूरा भर जाए। लेकिन अब हमें ये इंश्योर करना है, ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति तक पोषक तत्व भी पहुंच जाए,
प्रत्येक व्यक्ति तक पोषक तत्व भी पहुंच जाए, कोई भी व्यक्ति माल न्यूट्रिएंट यानी कि कुपोषण का शिकार ना हो, कुपोषित का शिकार ना हो। अब अगला आपका ये चैलेंज है। अब अगर आपको सोचना है तो यही सोचिएगा कि हम कैसे सभी व्यक्ति तक पूरा पोषक तत्व पहुंचा दें, और आप अपना तरीका हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पर, किस प्रकार से आपकी क्या योजना है कि आप कैसे हर एक व्यक्ति तक ये पहुंचा सकेंगे। चलिए, अब चैप्टर खत्म हो गया है, कुछ अभ्यास कर लेते हैं। चैप्टर के लास्ट में ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आपको देखना जरूरी है, जैसे कि संगठक हमने देखा शुरू में ही, कुछ ही चीज़ को बनाने में कौन कौन से कच्ची सामग्री या पदार्थ का यूज हुआ है। खाद्य हमने देखा जो खाने योग्य है। मकरंद हमने देखा फूल का जो रस है। अंकुरित बीज हमने देखा, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यही चीज़ों पर आज का पूरा शब्द हमें निपटा। सारांश में हमने क्या देखा है कि भारत के विभिन्न पदार्थों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। आपको जब क्रियाकलाप वन पढ़े थे वहीं देखे थे। उसके बाद हमने देखा कि हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत, हम जो खा रहे हैं उसका सोर्स क्या है, या तो पौधा है या तो जंतु है। फिर हमने देखा कि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहते हैं, जो दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। बस यही इतना सारांश पर यह पूरा चैप्टर खत्म था। अगर आपको दोबारा अगर इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत पड़े तो आप सिर्फ सारांश पढ़ लीजिएगा, बाकी चैप्टर आपको पता है। आप चाहे तो अभ्यास कर सकते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, क्योंकि सभी व्यक्ति का बॉडी अलग अलग डेवलप होता है और सभी व्यक्ति के कार्य क्षमता अलग अलग होती है और कार्य करने का क्षेत्र अलग अलग है, इसलिए सभी को एक किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए तो हमारे भोजन में विविधता भी पाई जाती है, और इसीलिए अन्य डिफरेंट टाइप का, जैसे कि शाकाहारी हो गया, सर्वाहारी हो गया, मांसाहारी, इस प्रकार के उपलब्ध है। 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए कि उसे कौन सा भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। बताइए और लिखिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 गया है, आप मिलान करिए। दूध, दही, पनीर, घी, ये सब क्या है? ये सब जंतु उत्पाद हैं। ये सब क्या है? जंतु उत्पाद है। सभी जंतु उत्पाद। पालक, फूलगोभी, गाजर, ये सब क्या है? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान को पूर्ति करिए। इतना आप माहिर हो चुके हैं इस प्रश्न को पढ़कर कि आराम से बना लेंगे। बाघ एक क्या है? मांसाहारी है, जो केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए वो शाकाहारी है। तोता केवल क्या खाता है? तोता केवल, आप देखते हैं कभी तोता केवल क्या खाता है? पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं, यहाँ पर दूध भराएगा, जो दूध हम पीते हैं प्रायः गाय भैंस बकरी से, हमें चीनी गन्ना से मिलता है। चलिए, ये भी हो गया। सोचने के लिए आपको 2 बातें दे रहे हैं। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों के लिए खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं है तो क्यों? अब ये सबसे बड़ा बात है, सोचिए। एनसीईआरटी आपको यही सिखाता है। एनसीईआरटी आपको मेंटल एक्सरसाइज भी करना सिखाता है। एनसीईआरटी आपको फैक्ट भी बताता है, चीज़ों को सिखाता भी है। साथ ही में आपको अपना जो माइंड है उसको प्रयोग करके मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग को भी डेवलप करता है, बहुआयामी सोच को विकसित करता है। हम भोजन को बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? फूड वेस्टेज हमारे कंट्री में आज बहुत बड़ा एक डिबेट भी छुड़ा हुआ फूड वेस्टेज पर, और बहुत बड़ा चैलेंज भी है। आप इसको कैसे रोक सकते हैं ये आप सोचिए, और सोच के अगर कुछ उपाय मिले तो कमेंट बॉक्स में हमको भी बताइए। देखते हैं कि आप सभी अपने अपने क्या क्या योजना और कहाँ तक अपने सोच को विस्तार कर पाते हैं। चलिए, आज के लिए क्लास में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड डे।